मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरे धर्म में मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। कल हम लोगों ने मुग़ल वंश में हुमायूं के बारे में अध्ययन कर लिया था कि किस तरीके से जो है बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की और उसके बाद में उसका पुत्र हुमायूं जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन इसी बीच भारत में अभी अफ़गान सक्रिय थे ना, इब्राहिम लोदी अफ़गान ही था, तो उसी के वंशज के लोग उत्तरी भारत में फैले हुए थे, ख़ास करके जो है बिहार वाले क्षेत्र में और गुजरात वाले क्षेत्र में। गुजरात वाले क्षेत्र में बहादुर शाह था इस समय, एक अफ़गान शासक, और उधर जो है आपका शेर शाह सूरी जो है उभर रहा था, उभरता हुआ अभी ये शेर शाह सूरी वैसे रजवाड़े से नहीं था कि राजशाही ख़ानदान से हो। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फ़रीद था। क्या नाम था? फ़रीद। तो उसके पिता जो थे हसन खां, वो सासाराम के ज़मींदार हुआ करते थे। सासाराम जो बिहार में, सासाराम आज भी है, वहीं पर शेर शाह का मकबरा है सासाराम में। तो सासाराम के वो क्या थे? ज़मींदार थे। तो एक ज़मींदार का लड़का जो है, ये आपका बिहार है, और बिहार में भी जो है उत्तरी दक्षिणी बिहार वाला हिस्सा जो था, ये वाला हिस्सा, उस समय जो है यहाँ पर एक अफ़गान शासक का जो है शासन हुआ करता था बिहार में। तो इसी में एक ज़मींदार थे, कौन? हसन खां। कौन ज़मींदार था? हसन खां। और इसी का बेटा एक पैदा हुआ जिसका नाम था फ़रीद। क्या नाम था? फ़रीद। तो हसन खां ज़मींदार का, हसन खां ज़मींदार था, उसका बेटा फ़रीद था। और ये फ़रीद जो है एक ज़मींदार का बेटा होते हुए और दिल्ली का शासक बनता, बहुत तेज़ी से उभरता है, बहुत तेज़ी से इसका जो है प्रभाव होता है, यहाँ तक कि मुग़ल सल्तनत को एक समय में उखाड़ फेंकता है भारत से। तो इससे देखो हमें ये मोस्टली 1540 से लेकर के और 1545 तक मात्र 5 वर्ष तक सत्ता पर रहा है। भारत में भी जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, जो एक लोकसभा का कार्यकाल है, वो कितने साल का है? 5 साल का। और 5 साल में एक सरकार आती है, चली जाती है, और हमें विकास के कार्य दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन फ़रीद ने, यानी शेर शाह ने 5 साल के अपने शासनकाल में भारत में बहुत सुधार कार्य किए थे, बहुत ज़्यादा सुधार कार्य किए थे। आज वो एक जो है उसको मतलब एक तरीके से उससे कुछ शिक्षा लेने का विषय है, फ़रीद से या फिर जो है शेर शाह से। तो शेर शाह जो है यहीं पर बिहार में ही जो है कुछ समय तक रहा, लेकिन इसके पिताजी से कम पड़ती थी। तो पिताजी से कम पड़ती थी तो सासाराम से जौनपुर चला जाता है। जौनपुर आज यूपी में है, तो ये जौनपुर चला आया। सासाराम से कहाँ चला आया? जौनपुर। और उस समय जौनपुर जो है शिक्षा का बहुत अच्छा केंद्र था। जौनपुर शिक्षा का बहुत अच्छा केंद्र था। जैसे आपका प्राचीन काल में तक्षशिला था जो है, ऐसे ही नालंदा था, उसी तरीके से जो मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का बहुत अच्छा केंद्र था। तो फ़रीद जो है जौनपुर आकर के यहीं से शिक्षा ग्रहण करता है, और उसने जो है तमाम प्रकार की भाषाओं की शिक्षा प्राप्त की, इतिहास, भूगोल, गणित की शिक्षा प्राप्त की, यानी एक शिक्षित शासक रहा है। तो शेर खां ने मतलब शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जौनपुर से। तो ये प्रश्न आता है कभी कभी कि मतलब उसका जन्म कहाँ हुआ? सासाराम में हुआ, और शिक्षा कहाँ प्राप्त की? जौनपुर में। तो जौनपुर में आकर के शिक्षा प्राप्त करता है, और चूँकि पिताजी से बनती नहीं थी, लेकिन यहाँ शिक्षा प्राप्त करके कुछ समय बाद उसके पिताजी की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में जा कर के सासाराम की ज़मींदारी संभाल लेता है। सासाराम की ज़मींदारी संभाल लेता है। इसी दौरान उसकी जो है तेज़ी से मतलब लीडरशिप में तेज़ी से उभरता है ज़मींदार रहते हुए। ज़मींदार का मतलब ही ये होता था उस समय कि जितना गांव मिला हुआ है, जितनी गांव की ज़मींदारी मिली है, वहाँ का एक तरीके से राजा हुआ करते थे। ज़मींदार का मतलब होता था कि मतलब एक तरीके से उस स्टेट का, उस सल्तनत का मालिक होता था। तो वो बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुआ, बहुत तेज़ी से उभर कर जो है सामने आया। तो जो वहाँ का शासक था, जो अफ़गान शासक था उस समय बिहार का, उससे जो है संपर्क में आया। तो उसके संपर्क में आया तो उससे जो है वहाँ पर उसको रख लिया गया नौकरी में।
बिहार के शासक ने अपनी जो है उसको नौकरी दे दी। जो लोहानी था उसका नाम था आपका बहार खां लोहानी। जो बिहार का शासक था उसका क्या नाम था? बहार खां लोहानी। एक अफ़गान शासक था। तो बहार खां लोहानी की दरबार में ये नौकरी करने लगता है, सरकारी सेवक के रूप में जो है इसको बिहार में नौकरी मिल जाती है। तो अब ये था तो बचपन से काफ़ी साहसी वीर। तो एक बार लोहानी के साथ जंगल में जो है शिकार के लिए गया, तो शेर ने लोहानी पर आक्रमण कर दिया। शेर ने लोहानी पर आक्रमण कर दिया तो उस लोहानी को बचाने के लिए शेर से भिड़ गया तलवार लेकर के। और कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं मतलब बिल्कुल हाथ से ही शेर से लड़ गया था और कुश्ती लड़ते हुए शेर को परास्त कर दिया था और मार दिया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं नंगी तलवार लेकर भिड़ा था। जो भी हो, लेकिन शेर को उसने मार करके लोहानी की क्या की? रक्षा की। तो लोहानी की रक्षा की तो बहार खां लोहानी ने फरीद का नाम क्या रख दिया? शेर खां। वहीं से फरीद का नाम पड़ गया शेर खां। तो ये शेर खां बन जाता है। फरीद से क्या बन जाता है? शेर खां। लेकिन अब चूँकि काफ़ी महत्वाकांक्षी था, कुछ लोग भड़काने लगे, बहार खां लोहानी को भड़काने लगे कि अगर शेर खां को इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा कर रखोगे तो आने वाले समय में तुम्हारी गद्दी जो है हथिया लेगा। तो कुछ लोग कान भर देते हैं, तो शेर खां की इससे भी तो जो है थोड़ा अनबन हो जाती है। और इसी समय भारत में बाबर आया हुआ था। भारत में कौन था इस समय? बाबर आया हुआ था। तो बाबर की सेना में जाकर के भर्ती हो जाता है। बाबर की सेना में जाकर के भर्ती हो जाता है, शामिल हो जाता है। और उस समय 1528 में बाबर एक युद्ध की तैयारी कर रहा था। कौन से युद्ध? चंदेरी का युद्ध। 1528 में एक युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी जो कि यहाँ पर था, चंदेरी आपका जो है महोबा वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो चंदेरी का राजा कौन था? मेदिनी राय। चंदेरी का राजा कौन था? मेदिनी राय। तो मेदिनी राय के साथ युद्ध में बाबर की सेना की तरफ से कौन भाग लिया था? शेर खां। शेर खां बाबर की सेना में एज ए सैनिक के रूप में उसने हिस्सा लिया था। कि कौन से युद्ध में? चंदेरी के युद्ध में। तो ये प्रश्न आता है कभी कभी कि जो है शेर खां ने बाबर के साथ किस युद्ध में हिस्सा लिया था? चंदेरी के युद्ध में, 1528 के चंदेरी के युद्ध में। और चंदेरी के युद्ध में बाबर की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। बाबर तो भारत में कोई भी युद्ध हारा नहीं था, सारे युद्ध उसने जीते थे। तो चंदेरी का युद्ध जीत करके मेदिनी राय को परास्त कर दिया था। लेकिन उसका मकसद सिर्फ सैनिक के रूप में भर्ती होना नहीं था, उसके बहुत बड़े सपने थे। जब वो सेना वहाँ पर सैनिक था तो पूरा सर्वेक्षण कर रहा था कि किस तरीके से जो है मुग़ल सैनिक लड़ाई करते हैं, कौन सी चक्रव्यूह बनाते हैं, कौन सी रचना बनाते हैं। भाई उसका मकसद तो बहुत आगे जाना था। जैसे आपको मैं बताऊँ एक कहानी। एक MBA चाय वाला है, बहुत इस समय जो है तहलका मचाया हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। उस पर जो है पिक्चर भी बन रही, बायोपिक भी बन रही, MBA चाय वाला। वो जो है हालांकि मिडिल क्लास से था, पढ़ा लिखा मतलब जो है पढ़े लिखे फैमिली से था। अगर वो चाहता तो अपनी जो है शुरुआत MBA करने के बाद में और अच्छी खासी नौकरी से करता। लेकिन उसकी जब रैंक अच्छी नहीं आई, MBA की तैयारी कर रहा था, तो MBA नहीं किया था। फिर उसने घर से पैसे नहीं लिए, ऐसे ही जो है उस पर ठेल लगाने लगा, चाय की ठेल लगाने लगा सड़क पे। और चाय की ठेल लगाते लगाते धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा जो है पॉपुलर हुआ, इतना ज़्यादा उसने जो है मतलब मार्केट में अपना जो है वैल्यू बना लिया कि उसकी चाय महंगी बिकने लगी। और उसके बावजूद उसने उसकी चाय की जिस तरीके से मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी बिक रही है ना, मैकडोनल्ड पिज़्ज़ा वगैरह खाया होगा मैकडोनल्ड का, उसी तरीके से MBA चाय वाले की दुकान की फ्रेंचाइजी बिक रही है। मतलब उसके नाम की अगर आपको दुकान खोलना है तो उसे रॉयल्टी देनी पड़ेगी MBA चाय वाले को। उसके बाद में उसके नाम की दुकान आप खोल सकते हो। जितना पैसा कमाओगे उसका कुछ % जो है उस लड़के को देना पड़ेगा आपको। मतलब बहुत तेज़ी से उभरा है, सिर्फ वो सड़क पे स्टॉल लगा करके, टी स्टॉल लगा करके आगे बढ़ता चला गया। तो इस तरीके से ऐसे भी मतलब देखो, यहाँ पर सिर्फ हम पढ़ाने का मकसद यही नहीं है कि सिर्फ तुम पढ़ करके और जो है बहुत उच्च शिक्षित हो जाओ। पढ़ने का मकसद यहाँ पर मैं इसीलिए बीच बीच में ऐसी कहानियाँ स्टोरी शेयर करता रहता हूँ कि हो सकता है लाइफ में आने वाले समय में कोई ऐसी जो है मूवमेंट आए, कोई ऐसा चेंज आए आपके जीवन में कि आप हो सकता है उस क्षेत्र में डाइवर्ट हो जाए। सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ आपको सिविल की तैयारी करनी है तो सिर्फ उसी तरफ जाना है। MBA चाय वाला अगर MBA के चक्कर में पड़ा रहता तो आज उसके ऊपर मूवी नहीं बन रही होती, और जिस पे मूवी बन रही हो वो व्यक्ति कितना पॉपुलर होगा
आप जान सकते हो बड़े बड़े उसके चैनल वाले उसको कवर कर रहे हैं आज के समय में। MBA चाय वाले को अभी 25 साल का लड़का है, 20-21 साल में उसने शुरू कर दिया था ये काम जो है, और बहुत तेज़ी से जो है कुछ टैक्ट से कुछ फैक्ट जो है उस तरीके से टैक्टिस से काम किया और सफल होता चला गया। जाने कितने करोड़ का टर्नओवर है, कितने लगभग 1500-1600 लोगों को तो नौकरी दे रखा है अपने यहाँ उसने, केवल चाय की बदौलत जो है। तो इस तरीके से जो है फरीद भी इसी तरीके से था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बाबर की सेना में शामिल हो गया। लेकिन उसको लड़ाई से मतलब नहीं था कि बाबर की सेना में जाकर शामिल होकर के हमें जो है युद्ध करना है और जो है उसके बदले हमको सैनिक के रूप में ऐसे जो है हमको जो है वो तनख्वाह चाहिए। वो इसलिए शामिल हुआ था कि निरीक्षण कर सके कि जो ये मुग़ल हैं जो मध्य एशिया से आए हैं, आप जो है आपका काबुल से आए हुए हैं, इनके अंदर कौन सी टैक्टिस है। ये समरकंद फरगना का नाम सुन रखा था कि वहाँ पर जो है तुर्क थे, बहुत लड़ाके हुआ करते थे, तो उनकी वो युद्ध पद्धति सीखने के लिए गया था वहाँ पर, उनकी युद्ध पद्धति, तो वो सीखा था युद्ध पद्धति को जा करके, और इसलिए कुछ समय तक वहाँ रहा। उसके बाद में फिर आ गया अफ़गानों के बीच में, फिर बिहार आ गया लौट करके। बिहार आता है, बहार खान लोहानी की इस दौरान मृत्यु हो जाती है। इसकी विधवा पत्नी थी दूदू मियाँ बेगम जो है बहार खान लोहानी की विधवा पत्नी थी, और उससे जो है शादी करता है फरीद जो है शेर खां आकर के, और शादी करके बिहार की पूरी सत्ता पर कब्ज़ा कर लेता है। बिहार की पूरी सत्ता वो काबिज़ कर लेता है और बिहार का शासक बन जाता है। तो बिहार का शासक बन गया, और इसी के साथ जब बिहार का शासक बन गया तो शेर खां से वो बन जाता है शेर शाह। तो उसने एक उपाधि धारण कर ली, कौन सी, शेर शाह की। नाम तो उसका जो है फरीद था, लेकिन शेर खां किसने कहा, बहार खां लोहानी ने कहा, क्योंकि उसने एक शेर को मार दिया था, इसलिए उसको शेर खां की उपाधि दी किसने, बहार खां लोहानी ने। फिर उसके बाद में वो जो है जब बिहार की सत्ता पर बैठ जाता है, बिहार का प्रधान जो है हो जाता है, बिहार का राजा हो जाता है, तो फिर वो अपने आप को कहलाता है शेर शाह। फिर कौन सी उपाधि धारण करता है, शेर शाह की। तो शेर शाह की उपाधि धारण करता है। अब इस दौरान जो है एक युद्ध होता है 1529 का, घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध। तो यहाँ प्रश्न आता है 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से लड़ा था, और 1529 के घाघरा के युद्ध में अफ़गानों की तरफ से लड़ा था। किसकी तरफ से लड़ा था, अफ़गानों की तरफ से। जो अफ़गान शासक थे उनकी तरफ से ये लड़ाई किया था 1529 के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में। तो इसका दूसरा युद्ध था, जो बड़ा युद्ध दूसरा था, कौन सा था, घाघरा युद्ध था। और घाघरा के युद्ध में जो है बाबर ने अफ़गानों को हराया था, बाबर ने अफ़गानों को हरा दिया था घाघरा के युद्ध में। तो घाघरा का युद्ध भी बाबर जीत गया था। तो बाबर दूसरा इसका बड़ा युद्ध किस में भाग लिया था, घाघरा के युद्ध में। तो इस तरीके से यहाँ पर ये युद्ध में भाग लिया। लेकिन इसी दौरान इसको जो है ये एक अभियान करता है, ये सोचता है कि जो है अब ये यहाँ से काम बनेगा नहीं, यहाँ से काम बनेगा नहीं। ये सोचता है कि दिल्ली से जो है, और ये जब बाबर की सेना में था तभी इसने निर्णय कर लिया था, तभी इसके इतने बड़े सपने थे। सोचा करता था, लोगों से कहा करता था, अपने जो यहीं के सैनिक थे, हिंदुस्तान के सैनिक थे बाबर की सेना में, उनसे कहा करता था कि एक समय ऐसा आएगा मैं जो है इन मुग़लों को खदेड़ कर हिंदुस्तान से बाहर कर दूंगा और खुद राजा बनूंगा। मतलब एक सैनिक होते हुए इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी मतलब था, वहाँ पर कहा करता था सैनिकों के बीच में ऐसा, और ये ऐसी प्लानिंग कर रहा था। तभी तो हुमायूं को भगाया यहाँ से। तो इस दौरान जब हुमायूं जो है तेज़ी से अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था, बढ़ते हुए जो है उसने चुनार का घेरा किया। अब चुनार देखो, यहाँ पर जब इसने बिहार को जीत लिया, इसके बाद में ये बढ़ा जो है पश्चिम की तरफ, इधर पूरब की तरफ, चुनार की तरफ। चुनार जो मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र है उधर बढ़ता है, बिहार से मिर्ज़ापुर की तरफ आता है, चुनार की तरफ आता है। चुनार के किले को भी जीत लेता है, और वहाँ की जो विधवा थी उससे भी शादी कर लेता है। कौन, फरीद, शेर शाह। अब चुनार का किला, चुनार का क्षेत्र भी इसके अंडर में आया था। ऐसे बढ़ाता जाता है, पूरब से ये पश्चिम से पूरब की तरफ विस्तार करता है। ये जो है इधर पूरब साइड से पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। पहले कहाँ, बिहार का शासक बना, फिर इसने चुनार को अपने अंडर में कर लिया। 1531 में चुनार को अपने कब्जे में कर लिया। चुनार की विधवा जो थी, चुनार के किले की विधवा, उससे शादी करके, और चुनार का भी ये सर्वेसर्वा बन गया। ठीक इसी दौरान जो है 1531 में ही 31 के लास्ट में और 32 के शुरुआत में जो है यहाँ पर कौन बढ़ता हुआ आता है, हुमायूं। और हुमायूं ने चुनार का पहला घेरा डाला था ना, तो ये चूँकि इतना शक्तिशाली अभी नहीं था शेर शाह, तो इसलिए चुनार आसानी से हार जाता है। तो संधि कर लेता है, किससे, हुमायूं से संधि कर लेता है। और संधि चालाकी से करता है। अगर हुमायूं चाहता
तो उसको युद्ध में परास्त कर देता और चुनार के किले को परमानेंट जीत लेता। लेकिन हुमायूं ने कहा चलो बच्चा है अभी, जो है कोई बात नहीं, संधि कर रहा है तो संधि कर लेते हैं और इससे जो है कुछ पैसे वैसे ले करके और इसको छोड़ देते हैं। तो चुनार का किला वो संधि से छोड़ दिया था, इसलिए हुमायूं की यह सबसे बड़ी भूल थी। अब ये यहाँ चूँकि इसके सपने बड़े थे, इतने में ही तो शांत होने वाला नहीं था, तो इसलिए जब ये किला जीत करके और हुमायूं बंगाल चला गया और बंगाल को भी जीत लिया, तो इधर से वापस आते समय कहाँ पर घेरा था? चौसा के मैदान में। चौसा के मैदान में किसने? शेरशाह ने किसको घेरा था? हुमायूं को। हुमायूं को कहाँ पर घेरा? चौसा के मैदान में। और ये कहाँ था? गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच में। बिहार में ये वाला स्थान जो था, गंगा, ये कर्मनाशा नदी है, ये गंगा नदी है, तो गंगा नदी और कर्मनाशा नदी के बीच में जब हुमायूं की सेना आकर के डटी हुई थी, तो वहाँ पर इसने पूरब साइड से, इधर साइड से, ये पश्चिम वाले क्षेत्र से इधर इसने घेर रखा था। पूरब साइड से तो हुमायूं आ रहा था और पश्चिम साइड से इधर किसने घेर लिया? चुनार की साइड से आकर के शेरशाह ने। और इंतज़ार कर रहा था कि बारिश होने लगे तो बारिश के समय ही जो है इसको पटकनी दें। तो इस तरीके से जो है चौसा के युद्ध में इसको हुमायूं को परास्त करता है। चौसा के युद्ध में हुमायूं को परास्त करता है और हुमायूं को परास्त करके फिर इसे खदेड़ता है यहाँ से, और ये भागते हुए जाता है। एक भिश्ती बचाता है। क्या नाम था भिश्ती का? निज़ाम, जिसको एक दिन का क्या बनाया था? राजा बनाया था। एक दिन का राजा बनाया था भिश्ती को, और भिश्ती ने राजा बनते ही सबसे पहला काम क्या किया था? चमड़े का सिक्का चलाया था। तो इस तरीके से फिर इसके बाद में यहाँ से जब भाग के आता है तो इसको जो है 1540 में कहाँ घेरता है शेरशाह सूरी? कन्नौज में। कहाँ घेरता है? कन्नौज में, इस वाले क्षेत्र में, कन्नौज में। तो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है और यहाँ पर पूरी तरीके से परास्त करके हुमायूं की पूरी सेना को जो है तहस नहस कर देता है। हुमायूं बेचारा चंद मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर के सिंध के रास्ते ईरान भाग जाता है। इस तरीके से यहाँ से भागता है सिंध से ईरान पहुँच जाता है। तो इस तरीके से 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मुग़लों का भारत से क्या कर दिया? सफाया कर दिया। और जब ये यहाँ से चला गया तो दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी बैठा। अब ये चूँकि हुमायूं तो मुग़ल थे, हुमायूं कौन थे? मुग़ल थे, जो अलग तुर्क और जो है आपका मंगोल शाखा के जो है मिश्रित से पैदा हुई इनकी जो है ख़ानदान थी। तो इसने जो है ये दिल्ली में, भारत में जो है दूसरे अफ़गान शासन की नींव डाली, दूसरे अफ़गान शासन की नींव डाली, और इसका नाम रखा सूरवंश। इसका नाम क्या रखा? सूरवंश। चूँकि शेरशाह जो है सूरवंशी था। शेरशाह कौन से वंशी था? सूरवंश से था, तो इसने अपने वंश का नाम रखा सूरवंश। और ये द्वितीय अफ़गान जो है वंश था, ये द्वितीय अफ़गान जो है साम्राज्य था। अब प्रथम अफ़गान साम्राज्य कौन था? लोधी वंश। तो ये प्रश्न कभी किया आता है, क्योंकि दूसरी बार अफ़गानों ने दिल्ली की गद्दी पर सत्ता हथियाई, इसलिए कहा गया द्वितीय अफ़गान साम्राज्य या द्वितीय अफ़गान राजवंश। तो द्वितीय अफ़गान राजवंश कौन था? सूर्यवंश था, जिसकी स्थापना कब की? 1540 ईस्वी में। किसने की? शेरशाह सूरी ने। तो इस तरीके से शेरशाह सूरी ने यहाँ पर पूरी मतलब पूरब से कब्जा करते हुए पश्चिम में पूरा इसका कब्जे में आ गया। पूरा इस तरीके से इसने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। जो मुग़ल सल्तनत था उसको पूरी तरीके से सफाया कर दिया। अब ये शांत बैठने वाला नहीं था, क्योंकि दक्षिण में इधर जो है राजस्थान वाले क्षेत्र में और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में यहाँ पर जो है राजपूत शासक अभी बैठे हुए थे, जिनसे इसको टक्कर मिलती रहती थी। तो यहीं पर जो है एक स्थान था रायसेन। कौन सा? रायसेन या रायसीन जो है, तो रायसीन के क्षेत्र में ये जो है आक्रमण करता है 1543 ईस्वी में। कब करता है? 1543 ईस्वी में रायसेन के किले पर आक्रमण करता है। और उस समय रायसेन में जो है पूरनमल नामक एक शासक राजा था। कौन था? पूरनमल। तो रायसेन पे 1543 में आक्रमण करता है राजपूतों को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अब इसे साम्राज्य बढ़ाना था ना, इतने पे ही तो इसको शांति मिलनी नहीं थी। तो पूरनमल को इसने जो है ये बोल दिया कि किला में समर्पण कर दो और किला हमारे कब्ज़े में दे दो। तो पूरनमल इतनी आसानी से तो कब्ज़े में आने वाला नहीं था। तो इसने जो है एक चाल चली। इसने चाल ये चली, कहा कि जो है तुम हमसे संधि कर लो और किला खाली कर लो
और तुमको जो है जितने भी लोग तुम्हारे उसमें किले में हैं, जितने भी तुम्हारे ख़ानदान के लोग हैं, जितने नौकर चाकर हैं, सबको मैं आसानी से किले से बाहर जाने दूंगा। लेकिन शेरशाह सूरी चूँकि सब तरीके का कूटनीति जानता था, देखो कूटनीति से ही इसने हुमायूं को मारा था, भगाया था यहाँ से। कौन से युद्ध में? चौसा के युद्ध में। भाई जब बाढ़ आ गई, बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, कर्मनाशा और गंगा की नदियों के बीच में फंस गया, तो रात में अटैक करता है, जबकि युद्ध नीति कहती है कि दिन में लड़ना है, जब दोनों पक्ष जो है शत्रु और दोनों पक्ष सेना के आमने सामने हो तो ही युद्ध हो। प्राचीन समय में ऐसे युद्ध होते थे, दिन ढला बिगुल बज गया, युद्ध बंद। जो जैसे मान लो बाण तीर, उस पे बाण पे तीर चढ़ाया है अगर कोई सैनिक, और उधर युद्ध का जो है वो दिल ढला और संगनाद हो गया कि युद्ध बंद करना है, तो तीर चलाना नहीं है। इतना कड़ा नियम होता था, तीर को तुरंत कमान निकाल करके वापस जो है अपने तरकस में डालना रहता था। इतने कड़े नियम से जो युद्ध होते थे उस समय। लेकिन मध्यकाल में ऐसे जो है बिना कोई नियम कानून के चालाकी से सब युद्ध हुए हैं, तभी तो ये जीते इस तरीके से। और भाई आपस में ही मारपीट करते रहते थे, कोई मतलब ही नहीं था। तो अब इसने क्या किया, इसने चालाकी ये की, मतलब पहले तो ये था कि लड़ाई होगी, काफ़ी घेरा डाला 2-3 महीने तक। अब किले के अंदर राशन पानी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है ना, कब तक जो है रहेगा। बाहर से तो उसने जाने आने का रास्ता ही बंद कर दिया। जब जाने आने का रास्ता बंद कर दिया तो इसने संदेश भिजवाया कि ठीक है तुम लड़ाई मत करो, हम तुम्हें जो है बाइज्जत जाने देंगे। तुम्हारे जो महल की महिलाएं हैं, जितने बच्चे हैं, जितने नौकर चाकर हैं, सबको हम बाइज्जत छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, खाली किला रायसेन का किला मेरे हवाले कर दो। तो उस मान गया वो जो है पूरनमल। अब जब पूरनमल मान गया तो जब किले में पहुंचा तो अचानक से जो है इसकी सेना ने आक्रमण बोल दिया। और वो विश्वास नहीं कर रहा था, वो सोच रहा था कि यह अफगान है, शेरशाह वही शेरशाह है जिसने हुमायूं को जो है रात में सोते समय जो है आक्रमण किया था। तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था। तो इसने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई, शेर खान ने, कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें अगर किला मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। और इसके बावजूद ही किला में घुसते ही मारपीट चालू। अब वो समझ गया किले का जो है किलेदार, तो जब वो समझ गया किलेदार कि ये हो रहा है, तो किले में क्या होता था, पहले जो राजपूत महिलाएं होती थी वो बड़ी ही ज़्यादा मतलब ये अपनी जो है अस्मिता को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरीके से सेंसिटिव होती थी। तो सभी महिलाओं ने जो है एक आंगन में इकट्ठा हुई, एक ऐसा वो बना होता था जो है आंगन और क्रीड़ांगन टाइप का, उसमें सब इकट्ठा होती हैं और वहाँ पे जो है जौहर कर लेती हैं। जौहर का मतलब सारी महिलाएं इकट्ठा जो है अग्नि की ज्वाला जला करके उसमें सब कूद करके अपनी जान दे दी जिंदा। और जो पुरुष थे वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। मतलब जिंदा रहते हुए हमें जो है इनके कब्ज़े में नहीं आना है। मतलब पुरुष तो युद्ध में मारे जाएंगे तो महिलाओं को ये सब ले जाएंगे। तो महिलाएं इसीलिए जो है जौहर का व्रत करती थीं। जौहर मतलब सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेती थी, जलते हुए अग्नि के जो है उसमें अग्निकुंड में कूद जाती थी। तो इस तरीके, और कुंड होता था, जैसे जो है सुसाइड करने के लिए व्यक्ति कुएं में कूदता है कि दोबारा जो है मान लो कूद गया, फिर जब मरने लगा तो मन करेगा ना अब बचा लो, कोई बचा लो, तो कुएं में से निकल थोड़े नहीं पाओगे, कोई बचाने आएगा तो नहीं निकल पाओगे। इसीलिए जब अग्निकुंड में जब औरतें कूदती थी तो चिल्लाती थी कि बचाओ बचाओ, तो कौन बचाएगा अग्निकुंड में, भाग भी नहीं सकती। तो इसलिए कुंड बना करके आत्मदाह करती थी कि वहाँ से बचने की संभावना ख़त्म हो जाए। भाई सुसाइड से पहले व्यक्ति के दिमाग में एकदम से विचार आता है कि बस मरना है, और जब फंदा लगाता है ना, जब प्राण निकलते हैं तब उसके विचार मन में आता है कि गलत कर दिया मैंने, नहीं मरना चाहिए था। लेकिन जब मर रहे हो, जब आत्मा निकल रही है तो फिर कौन बचाएगा, अब तो लटक गए जो है, अब तो कर ही नहीं सकते हो। तो ये होता है। तो इसीलिए जो है अग्निकुंड बनाती हैं कि इसमें बाद में अगर विचार बदल भी जाए या फिर जब तड़फने लगे तो बचने की प्राण करें, बचने की कोशिश करें तो बचे ना। तो अग्निकुंड में कूद करके इसने मतलब इन लोगों ने अपने प्राण दे दिया। तो इस तरीके से रायसेन के किले को जो है बहुत ही चालाकी से जीत लिया शेरशाह ने। अब इसके बाद ये जो है यहाँ पर मारवाड़ शासक की तरफ आक्रमण करता है 1544 में मारवाड़ शासक की तरफ आक्रमण करता है। उसे जो राजपूत शासक राजस्थान के थे, जोधपुर के मारवाड़ शासक, वहाँ पर आक्रमण करता है। और वहाँ पर आक्रमण करके जो है वहाँ भी चालाकी करता है। वहाँ चालाकी ये करता है कि शासक का जो है एक शासना पत्र तैयार करता है। जो वहाँ का मारवाड़ का शासक था उसके नाम से एक पत्र तैयार करवाता है, जालसाजी करता है। जैसे आज लोग जालसाजी करके किसी की ज़मीन बैनामा करवा लेते हैं ना, तो इस तरीके से वो जालसाजी करके और वहाँ के जितने भी उनके जो जमींदार वगैरह थे उनमें वितरित करवा दिया कि राजा की तरफ से
मारवाड़ के राजा की तरफ से फरमान आया है तुम्हारी ज़मीन और ये सब खाली करवाने, यानी आपस में लड़वाने के चक्कर में, आपस में लड़वाने के चक्कर में, फूट डलवाने के चक्कर में राजा के बीच में। तो इस तरीके से ऐसे फूट डाल करके उनको कमज़ोर कर देता है और जो है मारवाड़ पर आक्रमण करके मारवाड़ को भी जीत लेता है। तो 1544 में मारवाड़ को जीत लिया। लेकिन कब तक चालाकी काम चलेगी? फिर इसके बाद में ये अब इसी के दौरान जब ये मारवाड़ का जो है युद्ध कर रहा था, तो मारवाड़ के शासक जो थे और उसके जो सैनिक थे बहुत बहादुर थे, बहुत वीरता से लड़ाई किए थे, तो बहुत वीरता से लड़े थे। तो इसी दौरान इसके मुंह से निकल गया था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमने पूरा हिंदुस्तान खो दिया होता, मतलब पूरे हिंदुस्तान पे हमारे यहाँ कब्जा है और हम कहाँ आ गए, मारवाड़ों को, राजपूतों को हराने आ गए। अगर चालाकी से काम नहीं लिए होते तो राजपूत हमको धो दिए होते, मार पीट करके ख़त्म कर देते, हमारा साम्राज्य खत्म हो जाता 3 साल के अंदर ही। तो इसके मुंह से निकल गया था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हमको थोड़ा सा चाहिए था। मारवाड़ थोड़ा क्षेत्र था, मुट्ठी भर क्षेत्र था, उसको जीतने के चक्कर में हम मतलब बच गए पूरे साम्राज्य को खोने से। तो इसने कहा था कि जो है मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में अपना पूरा हिंदुस्तान खो दिया होता। ये तो भगवान अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच गए, जिंदा बच गए, नहीं तो इस युद्ध में हम मारे जाते। बहुत बहादुरी से लड़े थे मारवाड़ी लोग, जो है बहुत बहादुरी से लड़े थे लोग जो है मारवाड़ के जो सैनिक। तो इसलिए उसने कहा था, ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है, आईएएस की परीक्षा में एक बार प्रश्न आया था कि किस जो है युद्ध के दौरान या किस संघर्ष के दौरान शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में अपना पूरा साम्राज्य खो दिया होता, बाल बाल बचे, नहीं तो पूरा साम्राज्य हमारा चला जाता। तो कौन से संघर्ष के दौरान? मारवाड़ संघर्ष के दौरान, जोधपुर राजपूत शासक मारवाड़ संघर्ष के दौरान ऐसा कहा था। तो इसके बाद में फिर ये जो है कालिंजर में एक अभियान करता है। कहाँ करता है? कालिंजर में। कालिंजर जो है एक किला था कालिंजर का, जो है उस समय कीरत सिंह वहाँ का शासक था, किलेदार था। कौन? कीरत सिंह। कालिंजर का किलेदार कौन था? कीरत सिंह। तो 1545 ईस्वी में जब कालिंजर में अभियान कर रहा होता है और कालिंजर की किले की दीवार बहुत मोटी थी, तो दीवार को ढहाने के लिए इसके सैनिक जो है क्या कर रहे थे, बारूद के गोले फेंक रहे थे। हुक्के के माध्यम से, हुक्का एक जो है यंत्र होता था और हुक्के पे रख कर के बारूद के गोले को फेंका जाता था दीवार पर, और दीवार पे जाकर टकराता था गोला और भड़ाम से दकता था और दीवार टूटती थी। और मोटे मोटे दीवार थे, एक आध गोले से काम नहीं होता था। अभी इस दीवार पे जो है एक गोला मार दोगे तो दीवार टूट जाएगा। गोले का मतलब बड़ा सा बारूद का ढेर होता था और वो गिरा दिया, अगर इस कमरे में गिरा दोगे तो कमरा पूरा ध्वस्त हो जाएगा। तो उस समय जो है कालिंजर के अभियान पे जब ये 1545 ईस्वी में कीरत सिंह के विरुद्ध जो है कालिंजर का अभियान कर रहा था, तो इसी तरीके से गोले फेंके जा रहे थे और इसका भाग्य अच्छा नहीं था। एक गोला क्या हुआ, दीवार से टकराया और वापस लौट करके आ गया बिना फटे। दीवार पे टकराया, जैसे बच्चे गेंद फेंकते नहीं दीवार पे, तो कभी कभी क्या होता है कि आकर के बच्चे के मुंह पे लग गया और बच्चे का दांत टूट गया, फिर लगा रोने। तो ऐसे ही हुआ, एक जो है गोला जा करके टकराया, वो फटा नहीं वहाँ, और वापस लौट करके आकर के इसी के खेमे में जहाँ गोला बारूद रखा था और वहीं पे बैठ करके निर्देश दे रहा था खड़ा होकर के। कौन? शेरशाह। अब जब गोले बारूद पे वो गोला गिरा वापस आकर के, तो धड़ाम धड़ूम पूरा इसी के खेमे के गोले बारूद सब क्या होने लगे, दगने लगे, और शेरशाह वहीं खड़ा था। तो शेरशाह भी जो है जल गया, आधा जल गया। लेकिन जलते जलते मरते मरते उसने जो है लास्ट तक यही कोशिश किया कि इस किले को जीत लेना है, और जब तक उसके मतलब किले को जीतने की सूचना उसको नहीं मिल गई तब तक प्राण त्यागा नहीं था। मतलब जल गया, पूरा शरीर जला हुआ था, फिर भी देख रहा था कि हमको किला जीतना है, कीरत सिंह का किला जीतना है। तो लास्ट में शाम के समय में वहाँ से घोषणा होती है कि जो है कालिंजर का अभियान हमने जीत लिया। उनके सैनिक कहते हैं कि कालिंजर का अभियान हमने सफलतापूर्वक जीत लिया है। तब चैन से ये प्राण त्याग देता है। तो शाम के समय 1545 में जो है कालिंजर के अभियान के दौरान ही किसकी मृत्यु हो जाती है? शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह सूरी इस तरीके से जो है कालिंजर अभियान के समय मारा जाता है। वो जो अभियान के दौरान ही हुक्के से गोला वापस लौटा टकरा करके दीवार से, किले की दीवार से, और जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1545 ईस्वी में इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद में इसके पुत्रों में थोड़ा सा संघर्ष होता है। फिर इस्लाम शाह जो है शासक बनता है, सूरवंश का शासक कौन बनता है? इस्लाम शाह बनता है, फिरोज शाह बनता है। इस तरीके से जो है शासक बनते हैं। लास्ट में आकर के सिकंदर सूर जो है शासक बनता है। कब? जब उसी समय 1555 ईस्वी में क्या करता है, जब हुमायूं भारत में प्रवेश करता है पुनः। अब ये हुमायूं को सूचना मिल जाती है कि भारत में जो है अब सूरवंश अपने पतन की तरफ पहुंच रहा है। भारत में अब जो है एक तो पहली बात तो शेरशाह सूरी ख़त्म हो गया, और
उसका साम्राज्य धीरे धीरे, भाई साम्राज्य बनाया था तो उसके ऐसे तो नहीं थे उसके बच्चे नकारे थे। बच्चा जो इस्लाम शाह था काफ़ी, वो भी बहुत अच्छा था, उसने भी अच्छी तरीके से शासन व्यवस्था संचालित की। तो धीरे धीरे करके कोई साम्राज्य बनता है तो वो बिगड़ता भी धीरे धीरे करके है। जब ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम से पतन हो गया, पतन होने में टाइम लगता है। तो इस तरीके से 15 साल 5 साल तो इसने शासन किया, बाकी 10 साल शासन इसके उत्तराधिकारियों ने किया। और अंतिम उत्तराधिकारी जो सिकंदर सूरी था वो 1555 ईस्वी में जो है यहाँ पर गद्दी पर जो है बैठा हुआ था, शासन कर रहा था। तो उस दौरान हुमायूं को अब ये लगा कि दिल्ली पर सूर्यवंश का जो है अब क्या जो होल्डिंग है वो कमज़ोर हो गई है। तब ये जो है ईरान के शाह से संधि करके भारत की तरफ रुख करता है। और यहाँ आकर के इसने मच्छीवाड़ा का युद्ध किया ना, उसमें मच्छीवाड़ा के युद्ध में जो है यहाँ पर पंजाब वाले क्षेत्र में अफ़गानों को हराया। इसके बाद में फिर आकर के जो है कौन सा सरहिंद का युद्ध, हरियाणा के पास में जो है स्थान है, 1555 में ही अगले 2 महीने बाद ही मच्छीवाड़ा के युद्ध के दूसरे महीने बाद ही जो है सरहिंद का युद्ध करता है 1555 ईस्वी में ही। और सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह को हरा देता है। किसको हरा देता है? सिकंदर शाह को। और हरा करके हुमायूं फिर से 1555 में सत्ता वापस कर लेता है और सूर्यवंश को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। और मुग़ल वंश फिर से चालू हो जाती है, जो 1707 ईस्वी तक औरंगजेब तक जो है स्थायी रूप से ठीक रूप से चलता रहा। और 1707 के बाद में परवर्ती मुग़ल आते हैं, वो मध्य जो 1707 के बाद में आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सूर्यवंश का खात्मा हो जाता है। बात यहीं पर नहीं जो है बनेगी, इतना ही जो है इसके सूर शाह के बारे में सिर्फ इतना ही जानना जो है अच्छी बात नहीं। प्रश्न यहाँ से आते हैं कि सूर शाह ने 5 साल में किया क्या, जो आज नज़ीर है, जिसको अकबर ने जो है इम्प्लीमेंट किया था। अकबर ने इससे सीखा था, सूर शाह से अकबर ने सीखा था। और सूर शाह ने अलाउद्दीन खिलजी से सीखा था। शेर शाह सूरी था, उसने जो है किससे सीखा था? अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। उसने बहुत सारे सुधार किए थे ना, सेना के क्षेत्र में सुधार किए थे, बाज़ार के क्षेत्र में सुधार किए थे, मूल्य नियंत्रित किया था। मार्केट में जब तक उस जो है शासक रहा तब तक मूल्य नियंत्रित रहा। बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था उसके शासनकाल में जो चली थी। तो इस तरीके से उससे शिक्षा लेकर के शेर शाह ने अपने सल्तनत में दिल्ली में जो है सूर्यवंश में भी उसने ये सारी चीज़ें लागू की। उसने जो है ये बिहार वाले क्षेत्र में इसको कई क्षेत्रों में बांट करके, लगभग 17 क्षेत्रों में बांट करके उसका शासन संचालित करवाया, क्योंकि इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है उपजाऊ ज़मीन थी, सबसे ज़्यादा अनाज यहीं उपज जो होता था। ये पूरा क्या था, मतलब नदियों के जो है पूरा जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। आज भी यहाँ ज़्यादा कृषि होती है, बढ़िया उपज होती है इस वाले क्षेत्र में पूरा। तो इस तरीके से इसने जो है प्रश्न यहाँ पर आता है कि शेर शाह सूरी जो है उसका अग्रगामी कौन था? शेर शाह सूरी ने किससे शिक्षा ली थी जिससे भारत में जो है पूरी तरीके से व्यवस्था को संचालित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी से। और अकबर ने किससे शिक्षा ली? शेर शाह सूरी से। भाई हुमायूं के बाद ही अकबर आकर शासक बनेगा, तो अकबर ने जो है किससे सीखा था? शेर शाह सूरी से। तो अब ये क्या क्या करके गया था? देखो, इसने पहली बात तो ये किया कि राजस्व की जो है स्रोत को बढ़ाने का कार्य किया। राजस्व यानी कि जब हमारे खजाने में पैसा रहेगा तभी तो जो है राज्य बढ़िया चलेगा। तो इसने 5 साल की शासन व्यवस्था में इसने भूमि की पैमाइश कराई। भूमि की पैमाइश कराई, पैमाइश मतलब भूमि को सर्वेक्षण कराया, नपवाया उपवाया, ठीक है। और भूमि को 3 भागों में बंटवाया, एक सबसे अच्छी उत्कृष्ट टाइप की, एक मध्यम टाइप की भूमि और एक निकृष्ट टाइप की, 3 प्रकार की भूमियों में विभाजित करवाया पूरे भूमि को। और पैमाइश कराया तो गज में पैमाइश कराया। जो सिकंदर ने जो है गज की खोज की थी ना, सिकंदरे गज की, तो गज में पैमाइश करवाई। और उसके बाद में जब अच्छी भूमि थी उस पर राजस्व थोड़ा ज़्यादा रखा, जो कम अच्छी भूमि थी उस पर कम राजस्व रखा, इस तरीके से। लेकिन इसके पहले के राजा क्या करते थे? उन्होंने पूरे साम्राज्य पे एक ही प्रकार के जो है कर लगा दिए। तो जहाँ उपज हो रही है वहाँ भी सही है, जहाँ उपज नहीं हो रही है वहाँ भी ज़्यादा राजस्व ले रहे हैं, तो किसानों को दिक्कत होती थी ना। तो इसने जो है भूमि की पैमाइश करा के भूमि की गुणवत्ता के आधार पर राजस्व निर्धारित किए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर राजस्व निर्धारित किए। तो इसलिए जहाँ उपज ज़्यादा होती थी वहाँ से राजस्व ज़्यादा आता था। और सीधे किसानों से डायरेक्ट संपर्क साधा कि किसान डायरेक्ट जा करके राजा से मिल सकते हैं, कोई भी समस्या है उसका समाधान राजा करेगा। तो इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को संचालित किया। बाद में अंग्रेज आते हैं ना, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते हैं।
तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरुआत करने वाला ही शुरुआत में मतलब एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से मतलब राजा और किसानों के बीच सीधा संबंध हो गया, तो इसको रैयतवाड़ी बोलते हैं व्यवस्था। तो ऐसे रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत कर जो अग्रगामी था वो यही था शेरशाह सूरी। और इसने ज़मीन पट्टे पे दी, जो सरकारी ज़मीन थी उनको किसानों को पट्टे पे दिया और उनके कर निर्धारित कर दिए कि तुम ये ज़मीन मैंने सर्वेक्षण कराया है और ये ज़मीन बहुत अच्छी है, इससे इतनी जो है कर आनी चाहिए। कर का निर्धारण पहले ही कर देते थे कि जो है इतनी कर इस भूमि से आनी चाहिए। और इसके अलावा कबूलियत जो है इसने शुरुआत की, पट्टा और कबूलियत का मतलब कबूलनामा, किसानों से कबूलवा लेते थे, उनसे कहलवा लेते थे पहले से ही कि तुम्हें जो है रजामंदी से ज़मीन दी गई है और तुमको उपज जब तैयार हो जाएगा तो वो हंसी खुशी हमको उपज का इतना 1/3 हिस्सा जितना भी निर्धारित किया था राजस्व वो देना है। तो उसको क्या बोलते हैं? कबूलियत। क्या बोलते हैं? कबूलियत। ठीक है। तो ये सब जो है फारसी शब्द हैं, अरबी शब्द हैं, इस तरीके से शब्द हैं। तो आज भी कहते हैं ना कबूलनामा, खास करके मुस्लिम उसमें एक शादी होती ना तो कहते हैं कबूल है ना, तो ऐसे वहीं से कबूलियत शब्द आया है, वहीं से क्या आया है? कबूलियत। तो किसानों से कबूलियत करवा लिया जाता था कि जो पट्टे की ज़मीन दी जा रही है उसमें तुम्हें राजस्व देने में कोई आनाकानी नहीं करनी है। तो इस तरीके से कबूलियत और पट्टे की व्यवस्था शुरुआत की किसने? शेरशाह सूरी ने। तो इस मतलब कृषि के क्षेत्र में बहुत सुधार किया और कृषि के क्षेत्र में काफ़ी जो है आमदनी भी बढ़ी। और इसके अलावा इसने जो है तमाम प्रकार के सामाजिक सुधार भी किए। पहली बात तो इसने जो है एक ऐसी सड़क बनवाई, कहाँ से? सोनार गांव से। सोनार गांव जो है आपका बंगाल से लेकर के और जो है बंगाल से लेकर के पाकिस्तान तक जो है एक सड़क बनवाई जिसको सड़के आजम के नाम से जाना गया। सबसे बड़ी सड़क थी और यही सड़क प्राचीन समय में उत्तरापथ के नाम से जानी जाती थी। प्राचीन समय में किस नाम से जानी जाती थी? उत्तरापथ। तो इस सड़क की जो है मरम्मत करवाई सोनार गांव से लेकर के और जो है पाकिस्तान तक ये सड़क जाती थी। और इस सड़क को ही क्या कहा गया? सड़के आजम। क्या कहा गया? सड़क ये आजम। सड़क ये आजम। तो सड़क ये आजम, आजम खां से याद रखो, सड़क ये आजम, सड़क ये आजम। तो सड़क ये आजम किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। बाद में अंग्रेज़ों के समय में, ब्रिटिश जब सत्ता थी भारत में, तो अंग्रेज़ों के समय में ऑकलैंड जो गवर्नर था भारत का, गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने इसी सड़क ए आजम को जीटी रोड कहा। क्या कहा? जीटी रोड, जो तुम्हारे आगरा से होकर के गुजरती है, आगरा से गुजरती है। क्योंकि भाई दिल्ली सल्तनत मतलब जो शासक थे दिल्ली और आगरा दोनों जगह से शासन संचालित करते थे। तो आगरा से दिल्ली होकर के, अमृतसर होकर के ये पाकिस्तान सड़क निकल जाती थी। और कहाँ से? बंगाल से, बंगाल के सोनार गांव से लेकर के। तो इस तरीके से पूरा एक जाल बिछा दिया सड़कों का बहुत बड़ा। यही नहीं, कई सड़क आगरा से कई सड़क निकाले। आगरा से इसने जो है बुरहानपुर के लिए सड़क निकाला, कई सड़क इस तरीके से बनवाए। तो सड़कों का जाल भी बिछवाया था इसने। और इसके अलावा इसने सड़क के किनारे जो है कुछ सराय बनवाए जहाँ पर यात्री लोग क्या कर सकते हैं? ठहर सकते हैं। बाग बगीचे लगवाए कि यात्री लोग परेशान ना हो। कुएँ खुदवाएँ, तालाब खुदवाएँ। ठीक है। और इसके अलावा इसने जो है डाक चौकियाँ स्थापित की कि सूचनाएं जो है और घोड़ों के माध्यम से डाकिया जो है संदेश को ले जाते थे। जैसे एक चौकी स्थापित की यहाँ पर और एक चौकी यहाँ। तो घोड़े वाले क्या करते थे? घोड़े से जो डाक लेकर आया इस चौकी पे, फिर इस चौकी को दिया, इस चौकी का आदमी घोड़े से लेकर अगले चौकी पहुँच गया। तो इसने डाक चौकियों की स्थापना की। बहुत सारे काम किए इस तरीके से जो है इसने समाज के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए। तो इसके अलावा इसने जो है इसी समय शुद्ध जो है सिक्के जारी किए गए, सोने के असरफी, सोने के सिक्कों को क्या कहा गया? असरफी। तो शुद्ध सोने के सिक्के जो है इसी ने इस समय प्रचलित करवाया। मध्यकाल में प्रश्न आएगा कि मध्यकाल में, भारत के इतिहास में मध्यकाल में शुद्ध सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? शेरशाह सूरी। तो जो सोने के सिक्के थे उसको असरफी कहा गया, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए असरफी। और चांदी के सिक्कों को रुपया कहा गया। आज का जो वर्तमान रुपया है, जो ब्रिटिश काल में रुपया चला, जो वो शेरशाह सूरी द्वारा जो बनाया गया रुपया था, उसी का जो है मानक निर्धारित था। तो उस समय जो चांदी का रुपया चलाया, तो प्रश्न आता है रुपया शेरशाह सूरी ने जो रुपया चलाया वो किसका था? चांदी का। और असरफी किसकी थी? सोने की। तो इस तरीके से जो है सोने चांदी की शुद्ध जो है सिक्के प्रचलित करवाया किसने? शेरशाह सूरी ने। और इसके अलावा इसने अलाउद्दीन खिलजी से सीख लेते हुए सैन्य व्यवस्था को भी सुधारा, दाग की व्यवस्था की और जो है
हुलिया की व्यवस्था की। दाग और हुलिया की व्यवस्था किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, सैन्य सुधार के उसमें तो इसने भी किया था। दाग मतलब घोड़ों को दाग देना, जिससे कि जो घोड़े अच्छे नस्ल के हैं, जिनको हमने मतलब शाही सेना में रखा है, वही सेना आनी चाहिए युद्ध के समय में, वही घोड़े आने चाहिए। नहीं तो दूसरे घोड़े आ जाते अगर दागते नहीं। तो घोड़ों पे एक निशान लगाया जाता था, गर्म जो है मुहर को गर्म किया जाता था, फिर उसके घोड़ों पे ठप्पा लगा दिया जाता था और वो मोहर बन जाता था। तो उस दगे हुए मोहर मतलब घोड़े जिन पे दाग बना होता था, वही घोड़े युद्ध में लिए जाते थे। तो इस तरीके से इसने अलाउद्दीन खिलजी से जो है सीखते हुए दाग और हुलिया की व्यवस्था भी स्थापित की अपने सैन्य उसमें व्यवस्था में। और इसने प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरीके से की। कई मतलब जो गांव होते थे, गांवों में मुकद्दम होते थे। गांवों में जैसे आज के समय में कौन होता है? प्रधान। तो उन प्रधानों को क्या कहा जाता था? मुकद्दम। जैसे कहीं कहीं आज भी जो है मुकद्दम कह दिए जाते हैं, प्रधान या मुखिया। तो वो उसी समय से चला आ रहा है। तो इस तरीके से प्रधान मुकद्दम प्रांतों में बांटा था इसने। लगभग पूरे जो है पूरे भारत को, जितने उत्तरी भारत में इसका पूरा शासन था, तो लगभग 47 जो है सिक्कों में बांट दिया था। 47 सिक्कों में। और हर सिक्का, सिक्क मतलब छोटे छोटे मतलब प्रांत से भी छोटे होते थे, और हर सिक्क पे जो है एक सिकदार बैठा देते थे। और 17 सिक्क जो है केवल जो है बांटे थे बंगाल में। 17 सिक्क, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यहाँ पर 47 में से 17 सिक्क केवल बंगाल में ही किए थे। तो इस तरीके से इसने प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी की थी कि अच्छी तरीके से प्रशासन चलता रहे। ठीक। तो इस तरीके से इसने बहुत सारी जो है चीज़ें की। और जब ये मर जाता है 1545 ईस्वी में, तो फिर इसका एक मकबरा बना। कहाँ बना? सासाराम में। तो प्रश्न यहाँ से आता है, छोटी छोटी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, बिहार के सासाराम में। कहाँ पर है? बिहार के सासाराम में। तो बिहार के सासाराम में, वो भी एक तालाब में है, एक झील में है, चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, और झील के बीचों बीच में इसका मकबरा बना हुआ है सासाराम में। तो इस तरीके से ये पूरा इसने बहुत कुछ जो है शिक्षा दे कर गया 5 साल के अपने जो है शासनकाल में। अब कल हम लोग जो है अध्ययन करेंगे अकबर का। कल हमारा टॉपिक होगा अकबर। अकबर संभवतः एक क्लास में नहीं हो पाएगा, काफ़ी रोचक चीज़ें हैं उसमें। अकबर से प्रश्न काफ़ी आते हैं, तो इसलिए एक से अधिक क्लास लेनी पड़ेगी उसकी।